आज अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक संसाधन और विकास से अध्याय 4 कृषि के अंतर्गत भाग 2 में चर्चा करेंगे। निर्वाह कृषि की, निर्वहन कृषि भी कह सकते हैं, सब्सटेंस एग्रीकल्चर भी कह सकते हैं। तो कॉपी पेंसिल लेकर हो जाइए तैयार। प्यारे बच्चों, सबसे पहले ये जानेंगे कि निर्वाह कृषि क्या होती है। गत वीडियो में हमने कृषि के प्रकारों की चर्चा की थी, निर्वाह कृषि, और उसके बाद वाणिज्यिक कृषि पर डिटेल में बात करेंगे। आज निर्वाह कृषि पर सबसे पहले निर्वाह कृषि परिवार के पालन पोषण को चलाने के लिए जिस तरीके की पारंपरिक औजारों के इस्तेमाल से और जिसका उत्पादन जो भी होता है उसका उपभोग सिर्फ परिवार के सदस्य ही लेते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं इस तरीके की कृषि का जो उद्देश्य है वह सिर्फ परिवार का पालन पोषण है। यानी कि एक और चीज़ जोड़ सकते हैं, लाभ कमाना इसका उद्देश्य नहीं है। जो भी पैदावार होती है उसमें परिवार के लोग ही उसका उपभोग करते हैं, वही एक श्रम के रूप में काम करते हैं, पारंपरिक औजारों का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरीके से निर्वाहन कृषि है उसको सहूलियत के लिए दो भागों में और विभाजित किया जाता है। जैसे भारत जैसे देश में इसी निर्वाहन कृषि को आप गहन निर्वाहन कृषि कह सकते हैं। मैंने जिक्र भारत का इसलिए किया क्योंकि भारत में आप जानते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है, चीन पहले स्थान पर है। तो जहां जनसंख्या का दबाव ज़्यादा है, भार ज़्यादा है, क्योंकि उपलब्ध जो भूमि है यानी कि भूमि की जो जोतें हैं बच्चों, वह खेत क्या हैं, छोटे छोटे हैं। उसका कारण आपने पुरानी किताबों में पढ़ा है। क्या कारण है? जो पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा चल रही है, एक पिता की 4 संतानें, 1 बीघा का खेत 4 भागों में बढ़ जाता है। तो औसतन भारत में 1.5 हेक्टेयर की जोतें पाई जाती हैं और न्यूनतम जोतें राजस्थान में ही देखने को आपको मिलती हैं, जिसका कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जो परंपरा चली आ रही है वह उसका प्रमुख कारण है। तो बात करेंगे तो वहाँ पर क्या होता है, जनसंख्या का दबाव ज़्यादा होता है, तो किसान क्या करेगा, छोटे खेत से अधिक पैदावार लेने की कोशिश करेगा और उसके लिए जिन तकनीक को इस्तेमाल करेगा, छोटे मोटे ट्रैक्टर इस्तेमाल कर सकता है, कुछ तकनीक नई काम में ले सकता है, परंतु वहाँ पर साथ के साथ उसका उद्देश्य यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा उत्पादन ज़्यादा होगा और औजार भी बदल देगा थोड़े बहुत, परंतु इतना ज़्यादा मशीनीकरण यहाँ नहीं देखने को मिलता है और एक फसल की जगह ज़्यादा फसलों का उत्पादन करना भी उसका यहाँ मुख्य उद्देश्य होगा। क्योंकि शब्द क्या जोड़ दिया गया है, गहन निर्वहन, यानी कि गहनता से, इंटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर। निर्वहन यहाँ पर भी है पर गहनता से किया जा रहा है। तो विशेष रूप से वह स्थानों की हम जरूर चर्चा करेंगे जहाँ पर ये खेती की जा रही है। इसके साथ दूसरा हम पढ़ेंगे इसमें आदिम निर्वाह कृषि। आदिम यानी कि जो प्रिमिटिव है, पुरानी तौर तरीकों से की जा रही है, लंबे समय से की जा रही है। तो आदिम कृषि कहाँ, जहाँ आदि मानव ऐसी खेती किया करता था, बिल्कुल उससे याद रख सकते हैं। यानी कि जनजातीय क्षेत्रों में अगर नज़र डालें, जो आज भी जनजातीय इलाके हैं, यानी कि उत्तर पूर्व के इलाकों में चले जाएं, इस तरीके से गौंड प्रजाति जो प्रायद्वीपीय भाग में रह रही है वहाँ देख सकते हैं। यानी कि विशेष रूप से राजस्थान के इलाकों में भी देख सकते हैं, गुजर बकरवाल, इस तरीके के जो लोग हैं वह इस तरीके की खेती को करते हैं। कुछ समय के लिए आप देख सकते हैं आदिम कृषि को भी फिर सहूलियत के लिए 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक भाग हम पढ़ेंगे जो कि स्थानांतरित कृषि है, जिस पे डिटेल में बात करेंगे, और दूसरी है चलवासी पशुचारण, यानी कि पशुचारण जहां मैंने गुजर बकरवाल का जिक्र किया। ये ऐसी जातियां हैं जो पशुओं को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऋतु प्रवास करती हैं, जिन पे डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले नोट कर लीजिए कि निर्वाह कृषि है उसको सहूलियत के आधार पर आप कितने भागों में बांटेंगे, 2 भागों में बांटेंगे। नोट कर लीजिए, पहला है गहन निर्वाह कृषि, दूसरा आदिम निर्वाह कृषि। और आदिम निर्वाह कृषि को बच्चों 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक स्थानांतरित कृषि, जो एक स्थान नाम से ही प्रतीत हो रहा है, हम स्थान में परिवर्तित कर देंगे, यानी कि एक खेत में कुछ समय के लिए खेती करेंगे, उसके बाद दूसरे खेत पे चले जाएंगे। कारण क्या है, उर्वरक क्षमता खत्म हो जाती है। चलवासी पशुचारण इसका दूसरा रूप है, जिसमें पशुओं को इधर उधर स्थानांतरित किया जाता है। तो सबसे पहले जानकारी दे लेंगे निर्वाह कृषि की। नोट कर लीजिए, इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने। तो पहला पॉइंट क्या है, उद्देश्य पूछा जाए क्या है, निर्वाह क्या कर रहा है, परिवार की आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है के लिए किया जाता है। कैसा किया जाता है, पारंपरिक रूप से,
यानी कि पारंपरिक रूप से हम क्या ले रहे हैं, फावड़ा इस्तेमाल में ले रहे हैं, कुदाली काम में ले रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें हैं। परिवार के सदस्य ही एक फसल से जो बीज या फसल उत्पादित हो रही है उससे जो बीज मिल रहे हैं उसको ही अगले वर्ष के लिए सजो के रख लेते हैं और उसी का इस्तेमाल करते हैं। तो पारंपरिक रूप से क्या है, कैसी उपज प्राप्त हो रही है, उसको कम उपज प्राप्त हो रही है। निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। आप देख रहे हैं जिस तरीके से किसान भाई अपने आप ही कर रहे हैं। और निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी यानी कि कुछ ऐसे किसान हैं जो ट्रैक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं, परंतु बाकी के किसानों को अगर देखा जाए तो वह पशुधन का इस्तेमाल करते हैं जो जुताई में उनके मदद करते हैं, हल चलाने में। आप ये देख सकते हैं, ये भारत के ही कुछ इलाकों के ऐसे दृश्य दिखाए गए हैं। इसके बाद सेकंड नंबर पे है गहन निर्वहन कृषि, यानी कि निर्वहन कृषि के जो उद्देश्य थे खाली उसमें क्या जोड़ दिया गया है, गहनता जोड़ दी गई है। यानी कि किसी कार्य को बहुत गहनता से किया जा रहा है क्योंकि उसके रिजल्ट्स जो हैं वह परिणाम उसके कुछ अलग देखने को मिल रहे हैं। दोनों में थोड़ा सा अंतर देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैंने शुरुआत में भी जिक्र किया था कि कैसे स्थानों पे, स्थान का जब भी कोई यानी कि चीन जैसे इलाके यानी कि दक्षिणी पूर्वी एशिया के इलाके जहाँ जनसंख्या का भार अधिक है और भूमि उपलब्ध यानी कि जो संसाधन है वह उसकी तुलना में कम है, तो वहाँ पर किसान भाई क्या करेंगे, अधिक पैदावार लेने की कोशिश करेंगे। तो नोट कर लीजिए, गहन निर्वहन कृषि में किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है। अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु और उर्वर मृदा वाले खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जाती हैं। वह ज़्यादा फसलों को प्राप्त करने की कोशिश करेगा क्योंकि भूमि उसके पास कम है और पैदावार उपज ज़्यादा चाहता है। क्या उपज होती है उसकी, चावल मुख्य फसल बताई गई है। आप देख सकते हैं चावल जो है, विशेष रूप से चावल का मैं आपको बता दूं, जो धान की खेती होती है घुटने भर पानी में उसकी पोत तैयार की जाती है और उसके बाद उसको दूसरी जगह लगा दिया जाता है। आप ये देख रहे हैं किस तरीके से दूर दराज में यानी कि पारिवारिक साधारण औजारों का इस्तेमाल कर रहे हैं, अधिक श्रम यहाँ पर होता है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि अपने आप मानव ही इसका उसमें मददगार साबित हो रहा है। वह खुद ही एक मजदूर के रूप में कार्य कर रहा है, बाहर से कोई चीज़ों की मदद नहीं ली जा रही है क्योंकि जो आमदनी है वह यहाँ पर कम देखने को मिलती है। अन्य फसलों में यानी कि बात हमने की एक वर्ष में एक से अधिक फसल उगाएगा, तो चावल तो प्रमुख फसलों में हो गया। अन्य फसलों में गेहूं है, मक्का है, दलहन है और तिलहन इसमें शामिल है। इसके उपरांत गहन निर्वाह कृषि कहाँ की जा रही है, स्थान कौन से हैं विश्व में, अगर स्थानों पर जिक्र किया जाए तो दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया में जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में इस तरीके की खेती की जा रही है। इस चीज़ को हमेशा याद रखना। क्या है, सघन जनसंख्या। कैसे इलाके हैं, मानसूनी इलाके हैं जहाँ पर जो सघन निर्वहन कृषि या गहन निर्वहन कृषि की जा रही है। आप ये देख सकते हैं दक्षिणी पूर्वी एशिया, ये इलाके प्रदर्शित किए गए हैं जहाँ पर दक्षिणी पूर्वी एशिया के इलाकों को प्रदर्शित किया गया है। भारत आप देख सकते हैं, भारत के इलाके, और विशेष रूप से जहां जनसंख्या का दबाव ज़्यादा है। आप देख सकते हैं उत्तरी उत्तर का विशाल मैदान पे देख सकते हैं, तटीय इलाकों पे देख सकते हैं, तटीय इलाकों पर है। और ये चीन का इलाका आ गया, चीन का इलाका है इसमें, और बाकी की नीचे वाले दक्षिण पूर्वी एशिया के स्थान इसमें शामिल किए गए हैं। आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण को शामिल किया जाता है, यानी कि गहन निर्वाह कृषि के अलावा एक आदिम कृषि भी होती है जिसके बारे में अब डिटेल से जानेंगे। इसको भी दो भागों में विभाजित किया जाता है जैसा कि लिखा हुआ है, पहला स्थानांतरित कृषि, दूसरा चलवासी पशुचारण। सबसे पहले नोट कर लीजिए स्थानांतरित कृषि। नाम से प्रतीत हो रहा है कि क्या है, स्थान बदलेगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होगा, हमें जाना पड़ेगा। पर कारण क्या है, कारण भी बता देते हैं। ये विशेष रूप से कहाँ है, जनजातीय इलाकों में कर रहे हैं। और जनजातीय जो इलाके हैं पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, जंगलात में रहते हैं, वनों में रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, वहाँ जंगलों का सफाया करते हैं, कुछ समय तक वहाँ खेती करते हैं, कबीलों में वहाँ रहते हैं, और उनका जो वृद्ध व्यक्ति होता है वह खेत का चयन करता है, उर्वरक खेत का, और वहाँ पर वो काटते हैं,
जलाते हैं, यानी कि क्या कहते हैं, कर्तन और दहन कृषि भी इसको कहा जा सकता है। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। भारत के अंतर्गत असम वाले इलाके में इसको झूम कृषि के नाम पे जाना जाता है, पेंडा के नाम से जाना जाता है, मिल्पा है, लेदांग है, जिनके ऊपर अभी हम विस्तार से और बात करेंगे। स्थानांतरित कृषि अमेजन बेसिन के सघन वनों क्षेत्रों में, यानी कि मैंने बताया कि कहाँ पर है, जहाँ वन क्षेत्र है, तो भारत के संदर्भ में भी उत्तर पूर्व का जो इलाका है, अरुणाचल का इलाका है, असम का इलाका है, नागालैंड का इलाका है, मिजोरम का इलाका है, उन इलाकों में इस तरीके की खेती देखने को मिलती है। और उष्णकटिबंधीय अफ्रीका का इलाका है, कांगो वाला इलाका है, दक्षिणी पूर्वी एशिया के इलाके हैं, और उत्तर पूर्वी भारत का विशेष रूप से आप यहाँ जिक्र है के भागों में इस तरीके की प्रचलित खेती की जाती है। कौन सी? स्थानांतरित कृषि। आप ये देख रहे हैं, मैंने बताया क्या किया जाता है, पेड़ों की कटाई की गई, उसको जला दिया गया, दहन किया गया, और फिर बाद में कुछ समय तक वहाँ पर क्या की जाती है, खेती की जाती है, और बाद में वहाँ से दूसरे खेत पर चले जाते हैं। कारण क्या है? कारण नोट कर लीजिए कि उर्वरक क्षमता खेत की क्या होता है, क्योंकि उनको जो तकनीक है वह पता नहीं रहती है, किस तरीके से जो कृषि की उत्पादकता को बढ़ाया जाए और किस तरीके की फसलें उगाई जाए, उस चीज़ का उन्हें अनुभव नहीं होता है। इसलिए वह निरंतर एक ही फसल को वहाँ पर उत्पादित करते हैं, जिससे जो उर्वरक क्षमता होती है वह समाप्त हो जाती है, और उन्हें 3-4 वर्ष के उपरांत उस खेत को छोड़कर दूसरी जगह उन्हें जाना पड़ता है। आगे देखते हैं। ये भारी वर्षा वाले क्षेत्र हैं, वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र होते हैं, क्योंकि जैसे भारत के संदर्भ में उत्तर पूर्व वाला इलाका हमने जिक्र किया, अमेजन के क्षेत्र हैं, कांगो के वन क्षेत्र हैं। कक्षा 7 में अमेजन और कांगो के ऊपर विस्तार से बात की गई है। वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को क्या किया जाता है, साफ किया जाता है। अभी जैसे हमने देखा, ये काटकर और जलाकर क्या किया जाता है, भूखंड को साफ करते हैं। तब राख को, जो राख होती है, राख को मृदा में मिलाया जाता है और उससे थोड़ा सा उसमें उर्वरकता आ जाती है, तथा वहाँ मक्का, रतालू, आलू, कसावा, आप ये देख सकते हैं, ये मक्का है, रतालू है, ठीक है, और इस तरीके से आलू है, और ये कसावा यहाँ पर विशेष रूप से उगाया जाता है। ये चीज़ें हैं। और भूमि की उर्वरकता की समाप्ति, मैंने जिक्र किया था कि भूमि की उर्वरकता जैसे ही खत्म होती है, खत्म होने के उपरांत वह क्या करते हैं, स्थानांतरित कर देते हैं। समाप्ति के बाद वह भूमि छोड़ दी जाती है और कृषक नए भूखंड पर क्या है, स्थानांतरित हो जाता है, चला जाता है। स्थानांतरित कृषि को कर्तन एवं दहन भी कहा जाता है। सवाल भी पूछा जाएगा कि कर्तन दहन कृषि क्या होती है। कर्तन काटा जाएगा, दहन मतलब जलाया जाएगा, खेत को तैयार किया जाएगा, कुछ समय तक खेती की जाएगी, उसके बाद वहाँ से छोड़कर नए खेत का चयन कर लिया जाएगा। क्योंकि ये है जो आदिम जनजातियाँ हैं, ये घुमक्कड़ प्रवृत्ति की होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने अधिवासों को बदलती रहती हैं के रूप में जाना जाता है। स्थानांतरित कृषि विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से जानी जाती है। जैसे भारत के अंतर्गत उत्तर पूर्वी भाग में इसको झूम कहा जाता है, मिल्पा मैक्सिको में कहा जाता है, रोका ब्राज़ील में कहते हैं, और लेदांग मलेशिया में कहा जाता है। इसी तरीके से दीपा का नाम है, जो राजस्थान के जो पठारी इलाका है, दक्षिणी भाग है, वहाँ पर इसको दीपा के नाम से भी जाना जाता है। इसके उपरांत है चलवासी पशुचारण। यह भी क्या है, आदिम कृषि का ही एक रूप है। जहाँ हमने कर्तन दहन कृषि को पढ़ा, स्थानांतरित को पढ़ा, दोनों एक ही हैं। वहीं क्या है, किसान जो आदिम लोग हैं, जिनमें से भी विशेष रूप से जनजातियाँ हैं जो कि अपने साथ पशुओं को रखती हैं, और वह जैसे पहाड़ी इलाकों में विशेष रूप से देखने को मिलता है, जहां सर्दियों में आप ये देखेंगे कि वह अपने पशुओं को मैदानों पर ले आते हैं, नीचे उतार लेते हैं। कारण क्या है, सर्दियों में बर्फबारी होती है, तो वो अपने नीचे वाले इलाकों में जहां घास मिलती है वहीं पशुओं को ले जाते हैं, और वापस गर्मियों के समय वापस से क्या करते हैं, मैदानी इलाकों से पहाड़ी इलाकों पर चले जाते हैं। यानी कि सिर्फ घास की तलाश में वह इधर से उधर क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। साथ में उनके साथ बहुत सारे पशुओं का एक जमघट होता है, जिसको वह लेकर चलते हैं। बिल्कुल आपने ज़रूर देखा होगा, सड़क के किनारे कई इस तरीके के चलवासी पशुचारण करते आपने देखे होंगे। क्योंकि हमने प्रारंभ में ही बात की थी, कृषि जो है, कृषि खाली खेती ही करना नहीं है, उसके साथ साथ पशुचारण भी, पशुपालन करना भी एक मुख्य उसके साथ ही एक कार्य साबित होता है। पहला है स्थान, कौन कौन से बताए गए हैं, सहारा स्थान बताया गया। सहारा एक बड़ा विशाल मरुस्थल है, विश्व में उसका
जो उत्तरी अफ्रीका में मौजूद है, जिसके ऊपर 7वीं क्लास में विस्तार से बात की गई है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। शुष्क प्रदेशों में यानी कि शुष्क प्रदेश है, या फिर मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों में जैसे राजस्थान और जम्मू कश्मीर यानी कि थोड़े ठंडे इलाकों में भी ये विशेष रूप से प्रचलित है। गुर्जर और बकरवाल जाति का मैंने जिक्र किया, जो भारत में पाई जाती है। बुद्दीन का हम ले सकते हैं, बुद्दीन जाति जो है वो सहारा के मरुस्थल में देखने को मिलती है। विशेष रूप से ये जो आप कलर से आप देख रहे हैं, ये अफ्रीका वाला सहारा का इलाका है, सहारा मरुस्थल है, यहाँ पर है सहारा मरुस्थल में। और ये इलाके आप देखेंगे, ये सऊदी अरब का भाग है, ये भारत का कुछ इलाका, आप उत्तर पूर्व का इलाका देख सकते हैं जहाँ पर, और ये पहाड़ी और ये मरुस्थलीय इलाका वाला क्षेत्र है, और ऊपर साइबेरिया के पास वाला इलाका है, जहाँ इस तरीके से कुछ इलाका यहाँ पर पश्चिम अफ्रीका में भी देखने को और मेडागास्कर में देखने को मिलता है, जहाँ इस तरीके के चलवासी पशुचारण के क्षेत्र उपलब्ध हैं। इस प्रकार की कृषि में पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों में घूमते हैं। मैं आपको जानकारी दूं, सन 1999 में जो कारगिल युद्ध हुआ था, उसकी जानकारी भी सबसे पहले जो सूचना भारतीय सेना को एक चलवासी पशुचारक ने ही दी थी, और उसके उपरांत भारतीय सेना मुस्तैद हो गई थी और चाक चौबंद करके उन्होंने इस युद्ध में विजय हासिल के लिए, कारगिल युद्ध में। तो आप ये जानते हैं कि क्या इनकी अहमियत होती है। ये पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऋतु प्रवास करते हैं, यानी कि शीतकाल में तो कहाँ आएंगे, मैदानों पर आ जाएंगे, और ग्रीष्म काल में अपने पशुओं को लेकर कहाँ, पहाड़ी इलाकों पे ऊंचाई में चले जाते हैं, जहाँ घास उपलब्ध होती है वहीं चरवाते हैं ये पशुओं को। आप ये देख सकते हैं, ये एक जमघट आपको देख रहा है जो चलवासी क्या है, चलवासी पशु चालक आप ये देख रहे हैं, इसमें यही दिखाया गया है। और इस प्रकार की गतिविधि जलवायु बाधाओं, ये विशेष रूप से बच्चों इस चीज़ को ध्यान रखना, जलवायु बाधाएं यानी कि तापमान, सहारा जैसे इलाकों में देखें, थार के मरुस्थल वाले इलाकों में देखें तो तापमान 50 डिग्री से ज़्यादा है। इसी तरीके से जम्मू कश्मीर या लद्दाख वाले इलाकों में चले जाए और ऊंचाई पे चले तो तिब्बत वाले इलाकों में, तो वहाँ पर क्या मंगोलिया वाले इलाकों में चले तो वहाँ तापमान हिमांक से नीचे रहता है। तो यानी कि जलवायु बाधाओं में ऐसे इलाकों में जहाँ खेती करना मुनासिब नहीं है, नहीं कर सकते, तो वहाँ क्या करते हैं, अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए वो पशुओं के जमघट को अपने साथ लेकर चलते हैं। पशुचारक मुख्यतः क्या है, भेड़ है, ऊंट है, मवेशी है, याक है और बकरियों को अपने साथ क्या करते हैं, पालते हैं। जैसा इस चित्र में आप देख सकते हैं, भेड़ें दिखाई गई हैं, भेड़ बकरियां हैं, और ये गाय वगैरह, मवेशियाँ, मवेशी मतलब गाय वगैरह शामिल इसमें होती हैं। चलवासी पशुचारकों और उनके परिवारों के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल, विशेष रूप से आपको मैं बताऊं, ऊन, दूध, यह इनकी आय का स्रोत होता है, जिनसे इनको आय प्राप्त होती है। और भारत में राजस्थान जो है वह ऊन के उत्पादन में नंबर 1 में आता है। कारण क्या है, राजस्थान में जो भेड़ें हैं वह सर्वाधिक पाई जाती हैं, और भेड़ों से ही बच्चों हमें क्या प्राप्त होती है, ऊन प्राप्त होती है। खाल है, अन्य उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। आप देख सकते हैं दूध है, मांस है, और ये जो है ये सारे के सारे क्या है, चलवासी पशुचारकों का एक दृश्य आपको दिखाया गया है, जो कहाँ उपलब्ध होते हैं, उत्तर पूर्व के इलाकों में हमने पढ़ा, उस इलाकों में देखने को मिलेंगे, विशेष रूप से पहाड़ी इलाकों में, जम्मू कश्मीर के इलाकों में देखने को मिलेंगे, राजस्थान के जो शुष्क इलाके हैं वहाँ देखने को मिलेंगे, अफ्रीका के सहारा मरुस्थल में देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से विश्व के कई इलाके हमने क्या पढ़ा, जहाँ जलवायु बाधाएं हैं वहीं चलवासी पशुचारक हमें देखने को मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।